हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है एवरी ट्रिक ऑन द बुक। ये एक मिस्ट्री ड्रामा मूवी है जिसकी एंडिंग आपको पूरी तरह हैरान कर देगी। लेकिन मूवी की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिस कारण आपको मूवी समझने के लिए ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कैब को ब्रिज से गुजरता हुआ देखती हैं। इस कैब का ड्राइवर मूवी का हीरो शिनिची सूडा था। शिनिची के कैब में एक लेडी कस्टमर काइको बैठी हुई थी। काइको कहती है, मुझे तुम्हारे बॉस ने बताया कि तुम एक टाइम पर फेमस नॉवेलिस्ट हुआ करते थे। तुमने एक किताब भी लिखी थी जिसने काफी अच्छा बिजनेस किया था, और आज उसी किताब के पैसों से तुम बगैर किसी दिक्कत के अच्छे अपार्टमेंट में रह रहे हो। तो शिनिची इस पर हाँ करता है। तभी शिनिची की कार में किसी का कॉल आता है। शिनिची इस कॉल को रिसीव नहीं करता क्योंकि ये कॉल एक अनजान नंबर से आया था। आगे शिनिची काइको को छोड़ने के बाद अपने घर की बिल्डिंग के पास वापस लौटता है। शिनिची का यहाँ पहले से ही दो लोकल गुंडे जैंग और जू इंतजार कर रहे थे। जैंग शिनिची से पूछता है, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? मैंने तुम्हें इतनी दफा कॉल किया था। तो शिनिची बगैर कुछ कहे इन्हें इग्नोर करके जाने लगता है। तब जैंग शिनिची को पकड़कर जमीन में नीचे फेंक देता है और ये दोनों शिनिची की अच्छे से धुलाई करती हैं। शिनिची इन दोनों को यहाँ पहली बार देख रहा था और शिनिची को ये भी नहीं पता था कि ये दोनों उसे क्यों मार रहे हैं। तब जैंग बताता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी में घुसने की? अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो इस एरिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। शिनिची कहता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे बस पैसेंजर्स को रिसीव करने के ऑर्डर्स मिलते हैं। जैंग कहता है, वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम मेरी प्रॉपर्टी में दोबारा दिखने नहीं चाहिए। तभी जैंग के पार्टनर जू को एक कॉल आता है। फिर इस कॉल के बाद ये दोनों शिनिची को छोड़कर वहाँ से चले जाती हैं। उनके चले जाने के बाद वहाँ एक बुजुर्ग आदमी टोमोडाशी आती हैं। टोमोडाशी को शिनिची की हालत देखकर बहुत दया आती है, लेकिन फिर भी वो शिनिची से 30,000 येन मांगती हैं जो उन्होंने शिनिची को उधार दिए थे। इसे सुन शिनिची परेशान हो जाता है। टोमोडाशी कहता है, मुझे पता है कि तुम वो पैसे मुझे नहीं चुका पाओगे। ऐसा कहकर टोमोडाशी अपने बुक स्टोर की तरफ चला जाता है। दरअसल टोमोडाशी एक बुक स्टोर चलाते थे और शिनिची का इस बुक स्टोर में आना जाना लगा रहता था। यहाँ रीटा नाम की एक कस्टमर टोमोडाशी को अपनी कुछ पुरानी किताबें देती है, जिसके बदले टोमोडाशी रीटा को 10,000 येन देती है। पैसे लेकर रीटा अपनी दो बेटियों के साथ स्टोर से चली जाती है। रीटा के जाने के बाद शिनिची बुक शेल्फ से पीटर पैन की बुक निकालता है और टोमोडाशी के पास जाकर उस बुक को पढ़ने लगता है। तब टोमोडाशी कहती है, बुक्स पढ़ना बंद करो और खुद की दूसरी किताब लिखो। तुम्हारी पिछली किताब को रिलीज हुए काफी वक्त बीत गया है। इसे सुन शिनिची सामने रखे कैलेंडर की तरफ देखता है। इस साल फरवरी में लीप ईयर था, यानी एक दिन एक्स्ट्रा था। इसे देखकर शिनिची कहता है, एक्स्ट्रा चीजें कुछ एक्स्ट्रा दिनों के अंदर ही होती हैं। आगे कुछ महीनों बाद हम शिनिची को एक रेस्टोरेंट में देखती हैं। यहाँ शिनिची अपने सामने बैठे एक आदमी को काफी समय से देख रहा था। शिनिची ने नोटिस किया था कि ये आदमी हर रात रेस्टोरेंट में बैठकर कोई न कोई नोवेल पढ़ता है, लेकिन आज शिनिची से रहा नहीं जाता और शिनिची सीधा उस आदमी के पास जाकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके सामने जाकर बैठ जाता है। सामने बैठे आदमी का नाम हिडेयोशी था। शिनिची हिडेयोशी से कहता है, मेरे ख्याल से आपकी कोई फैमिली नहीं है, इसी वजह से आप पिछले 6 महीनों से इसी रेस्टोरेंट में अकेले आ रहे हैं, वो भी रात के समय। हिडेयोशी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, असल में मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मेरी एक वाइफ और एक बेटी भी है। शिनिची कहता है, फिर आप उन दोनों को अकेले छोड़कर यहाँ क्यों आते हो? शायद तुम्हारा कोई गैर कानूनी बिजनेस है जिसे तुम अपनी फैमिली वालों से छिपा रहे हो। हिडेयोशी कहता है, मैं बस यहाँ अपनी किताब खत्म करने आता हूँ ताकि मेरी फैमिली इस दौरान अच्छी नींद ले सके। वैसे क्या तुम हर इंसान को ऐसे ही देखकर उनकी लाइफ के बारे में इमेजिन करते हो? शिनिची कहता है, मैं बस फैक्ट्स को देखकर उनका कनेक्शन पता लगाता हूँ, जिससे हर किसी का छिपाया हुआ सच अपने आप ही सामने आ जाता है। तो इसे सुन हिडेयोशी कुछ देर खामोश होकर कहता है, मैं कुछ सालों तक घर से बाहर था और जैसे ही आज मैं पहली बार अपने घर वापस लौटा, वैसे ही मेरी वाइफ ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। इसे सुन शिनिची हैरान होता है। हिडेयोशी आगे कहता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, मेरी वाइफ का कहना है कि ये सब एक मिरेकल था। कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं होती वो बस मिरेकल्स होती हैं। ऐसा कहकर हिडेयोशी शिनिची से दोबारा मिलने का कहकर वहां से चला जाता है। हिडेयोशी के जाने के बाद शिनिची स्क्रीन के पास आकर ऑडियंस को बताता है, उस दिन के बाद से ही मूवी का मेन कैरेक्टर कभी हिडेयोशी से नहीं मिल पाया, क्योंकि अगले ही दिन हिडेयोशी और उसकी पूरी फैमिली शहर से अचानक गुम हो गई। दरअसल अभी तक जो हमने देखा वो बस शिनिची की एक फिक्शनल स्टोरी थी, जिसे वो सामने बैठी एडिटर रैन को सुना रहा था। रैन स्टोरी सुनकर कहती है, तुम्हारी तरह कहानी में मेन कैरेक्टर का नाम भी शिनिची है और
और साथ ही 3 साल पहले इस क्लब में काम करने से पहले तुम भी एक कैब ड्राइवर ही थे। देखने में ये तुम्हारी कहानी लग रही है। शिनिची कहता है, मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें आगे की स्टोरी प्रिंट होने से पहले पढ़नी है तो तुम्हें मुझे 50,000 येन देने होंगे। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि हिडेयोशी और उसके परिवार के साथ क्या हुआ? वे लोग शहर से अचानक कैसे गुम हो गए? तो इसे सुनते ही रैन शिनिची को वो पैसे दे देती है और नॉवल के आगे के पेजेस लेकर अपने घर चली जाती है। घर में रैन शिनिची की लिखी उस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करती है और तब हम कहानी में हिडेयोशी को वापस देखती हैं। हिडेयोशी की बेटी अकाने एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। हिडेयोशी अकाने को पिकअप करने जाता है। यहाँ हिडेयोशी की एक पड़ोसन राई चैन भी अपने बेटे को लेने आई थी। तभी वहाँ पर हिडेयोशी को सानो का कॉल आता है। सानो हिडेयोशी की असिस्टेंट थी और सानो को 30,000 येन की सख्त जरूरत आ पड़ी थी। तब हिडेयोशी सानो को 30,000 येन बाद में देने का प्रॉमिस करता है और कॉल कट कर देता है। आगे हिडेयोशी रास्ते में चल रहा था कि तभी हिडेयोशी को किसी का कॉल आता है। कॉल में किसी गुंडे की आवाज थी जो हिडेयोशी से कह रहा था, मेरे पास एक सीक्रेट सामान है जिसे मैं शाम तक तुम्हारे बार में डिलीवर कर दूंगा। तुम्हें बस कल तक उस सामान को सही सलामत अपने बार में रखना है। तो हिडेयोशी इस पर मान जाता है। फिर हिडेयोशी अपने घर वापस लौटता है। इधर हिडेयोशी की वाइफ तनाको तब से हिडेयोशी का ही वेट कर रही थी। यहाँ हिडेयोशी अक्सर काफी जल्दी में रहता था और घर में ठहरने की जगह आज भी हिडेयोशी काम से बाहर जा रहा होता है। तभी तनाको हिडेयोशी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और जल्दी उनका दूसरा बच्चा होने वाला है। इसे सुन हिडेयोशी बिल्कुल भी खुश ना होते हुए तनाको से पूछता है कि उसके पेट में किसका बच्चा है। तनाको कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हारा। हिडेयोशी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी फैमिली में सिर्फ तुम, अकाने और मैं थी, इसमें चौथा कोई शामिल नहीं हो सकता। ऐसा कहकर हिडेयोशी घर से बाहर चला जाता है और किसी आदमी को कॉल करके उसे बार में मिलने बुलाता है। आगे हम मारिको नाम की प्रोस्टिट्यूट को एक होटल में देखती हैं। मारिको उसी कंपनी की प्रोस्टिट्यूट थी जिसमें शिनिची कैब ड्राइवर था। यहाँ मारिको को इस होटल में उसके क्लाइंट जैक ने बुलाया था ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। आगे जैक के साथ समय बिताने के बाद मारिको उस होटल से निकल जाती है। फिर रात को मारिको शिनिची को कॉल करके कहती है, मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। असल में मेरे जान पहचान का एक आदमी है जिसे उसकी ट्रेन पकड़नी है, लेकिन बर्फ की वजह से इस वक्त टैक्सी मिलना नामुमकिन है। क्या तुम उसे स्टेशन छोड़ दोगी? तो शिनिची इस पर मान जाता है। दोस्तों, इस पॉइंट तक आपको समझ आ गया होगा कि मूवी में चल रही सारी स्टोरीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आगे उस कस्टमर को भेजने से पहले मारिको खुद शिनिची की गाड़ी में जाकर उसे बहुत सारे पैसे देती है, लेकिन इन पैसों के बदले शिनिची किसी को नहीं बताएगा कि उसने आज रात किसे और कहां ड्रॉप किया है। तो शिनिची इस पर मान जाता है और मारिको उस कैब से निकलकर कैब के अंदर अपने कस्टमर को बिठाती है। इस कस्टमर का नाम हारुयामा था। हारुयामा को लेकर शिनिची वहां से निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त शिनिची हारुयामा से स्टेशन का नाम पूछता है। तब हारुयामा कहता है, तुम सीधे 5-6 किलोमीटर चलते रहो और जैसे ही तुम्हें कोई ऐसा स्टेशन दिखे जहाँ कोई आदमी ना हो, वहाँ तुम मुझे छोड़ देना। शिनिची कहता है, लेकिन ऐसे स्टेशन में कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती। हारुयामा कहता है, मुझे पता है, दरअसल मुझे वहाँ कोई और जरूरी काम है। तो इसे सुन शिनिची समझ जाता है कि यहाँ कोई गैर कानूनी चीज होने वाली है। तभी शिनिची को उसका बॉस कॉल करता है। बॉस कहता है, एक्चुअली मेरी आज एक लेडी के साथ अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मैं इस बारे में पूरी तरह भूल गया और इसलिए मैंने उस लेडी को पिकअप करने कोई कैब नहीं भेजी। वो लेडी अभी भी मेरा उसी रेस्टोरेंट में वेट कर रही है। क्या तुम उसे भी रास्ते से पिक कर सकती हो? उस लेडी का नाम ओकुडाई है। तो इधर शिनिची अपने बॉस के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता था। आगे ये दोनों स्टेशन जाते वक्त एक रोड तक पहुंचती हैं। हारुयामा यही गाड़ी रोकने कहता है और उस गाड़ी से बाहर चला जाता है। बाहर एक रेड मर्सिडीज में कोई हारुयामा का इंतजार कर रहा था। असल में ये कोई लेडी थी जिसके साथ हारुयामा का सीक्रेट अफेयर था। शिनिची को इस सब से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए शिनिची वहां से निकल जाता है और उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ का उसके बॉस ने एड्रेस बताया था। शिनिची को यहाँ देखते ही रीता शिनिची के पास आकर बताती है, मैं ही आज रात के लिए ओकुडाई हूँ जिसे लिफ्ट देने तुम्हारे बॉस ने भेजा है। शिनिची को ये देखकर हैरानी होती है क्योंकि रीता एक जिम्मेदार औरत थी, लेकिन अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अब वो प्रोस्टिट्यूट का धंधा करने जा रही है। तब भी शिनिची को यहाँ अपना काम करना था, इसलिए शिनिची रीटा और उसके बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उन्हें अपने बॉस के ऑफिस ले चलता है। बस उस रात के बाद से ही शिनिची को उन सब में से कोई भी कस्टमर दोबारा नहीं दिखता। अब मूवी फिर से कुछ महीनों बाद के एक नए समय में शिफ्ट होती है। इधर हम मिस्टर टोमोडाची के बुक स्टोर के पास राई चैन को देखती हैं। इधर टोमोडाची कुछ दिनों पहले ही गुजर गए थे। तभी वहाँ शिनिची राई चैन के पास जाकर उसे टच करने लगता है। दरअसल ये दोनों कई महीनों से अफेयर में थे।
रायचैन को डर लगता है कि कोई उन्हें देख लेगा, इसलिए शिनिची टोमोडाची का बुक स्टोर खोलकर उसके अंदर रायचैन को ले चलता है। रायचैन स्टोर के अंदर शिनिची को एक बैग लाकर देती है, लेकिन इस बैग में लॉक लगा हुआ था। रायचैन कहती है, मरने से पहले मिस्टर टोमोडाची ये बैग तुम्हारे नाम करके गए थे, पता नहीं इस बैग में क्या होगा। वैसे आजकल इस शहर में कुछ अजीब चीजें घट रही हैं। आज सुबह वाले अखबार में क्या छपा जानते हो? अकानी का पूरा परिवार अचानक से एक साथ ही इस शहर से कहीं गायब हो गया। अकानी और मेरा बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वहीं अकानी के फादर हिडेयोशी बहुत बिजी आदमी थे और वो बहुत रेयरली अपने घर आते थे। तो इसे सुन शिनिची को शक होता है कि कहीं ये हिडेयोशी वही हिडेयोशी तो नहीं जिसे उसने 4 महीने पहले रेस्टोरेंट में बात की थी। ये जानने के बाद शिनिची जल्दी से टोमोडाची का बैग लेकर बाहर निकलता है। बाहर आते ही शिनिची को न्यूज़पेपर का बंडल दिखाई देता है, जिसमें से शिनिची हिडेयोशी और उसके परिवार की गुम होने वाली खबर ढूंढकर उसे पढ़ता है। इस खबर को देखकर शिनिची के रोंगटे खड़े हो जाती हैं। आगे शिनिची अपने घर में था और यहाँ शिनिची को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बैग में लगे लॉक का पासवर्ड क्या होगा। शिनिची को पासवर्ड खोलते हुए रात हो जाती है, लेकिन पासवर्ड नहीं खुलता। तभी बाहर टहलते वक्त शिनिची को याद आता है कि मिस्टर टोमोडाची की फैमिली में बस उनकी वाइफ थी जिनका बर्थडे लीप ईयर में आता था। आगे शिनिची लीप ईयर की तारीख डालता है और सही में उस लॉक का पासवर्ड यही था। लॉक खोलकर शिनिची जब उस बैग में देखता है तो बैग के अंदर उसे पीटर पैन की पुरानी बुक दिखती है। बुक के नीचे एक कपड़ा लगा हुआ था। उस कपड़े को हटाते ही उसके नीचे कई सारे पैसे थे। उन पैसों के साथ 30,000 येन के 3 नोट अलग से रखे हुए थे। वहीं बाकी सारे नोट बंडल में थे। अब शिनिची एक एक करके उन नोटों को गिनता है तो ये टोटल 30,30,000 येन होती हैं। इतने सारे पैसों को देखकर शिनिची हैरान हो जाता है। अगले दिन शिनिची कॉफी शॉप में किसी का वेट कर रहा था। इस कॉफी शॉप की वेट्रेस जोआना नाम की एक लड़की थी। दरअसल शिनिची ने इधर अपने बॉस को मिलने बुलाया था। जोआना के वहाँ से जाने के बाद बॉस शिनिची से कहता है, तुमने मेडा के बारे में खबर पढ़ी? मेडा वही बार्बर है जिसे तुम रोज अपने बाल कटवाते हो। मेडा की एक सिस्टर भी है जिसे जुआ खेलने की बुरी लत लगी हुई है। मेडा हर महीने अपनी उसी सिस्टर को 10,000 येन दिया करता था, लेकिन जब मेडा की सिस्टर ने हाल ही में मिले 10,000 येन गैम्बलिंग मशीन में डाली तो वो पैसे मशीन द्वारा रिजेक्ट हो गए। फिर मेडा की बहन ने इस बात की शिकायत वहाँ की एक एम्प्लॉय से की, जिसके बाद क्लर्क ने उन पैसों को डिटेक्टर से डिटेक्ट किया और पता लगा कि मेडा का वो 10,000 येन जाली था। बस ये पता लगने के बाद पुलिस वाले मेडा को उसके स्टोर से उठाकर अपने साथ ले गए। मेडा ने जेल में पुलिस वालों को बताया कि वो जाली नोट उसके नहीं बल्कि उसके किसी कस्टमर के थे। जिस दिन मेडा को वो 10,000 येन रिसीव हुए थे उस दिन मेडा ने सिर्फ 3 लोगों के बाल काटे थे। शायद उन्हीं में से कोई ये जाली नोट देने वाला आदमी रहा होगा। तो इसे सुन शिनिची को याद आता है कि सेम दिन पर उसने भी मेडा से हेयर कट करवा कर उसे 10,000 येन भी दिए थे। हो ना हो ये वही 10,000 येन है। बॉस आगे कहता है, मेडा के जेल से रिहा होते ही उससे मिलने लोकल गुंडे जैंग और जू आए। वे दोनों इस बात को लेकर क्यूरियस थे कि जाली नोट वाला कस्टमर कौन था। इस बात को उगलवाने के लिए उन दोनों ने मेडा को बहुत मारा, लेकिन फिर भी मेडा ने किसी का नाम नहीं लिया, खास करके तुम्हारा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पास जाली पैसे किस तरह से और कितने आए। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि तुम उन नोट्स का इस्तेमाल मत करना, वरना तुम बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। आगे शिनिची बैग के नोट में से एक नोट को मशीन के अंदर डालता है और 10,000 येन की तरह ये नोट भी रिजेक्ट हो जाता है। मतलब बैग में मिले सारे नोट जाली हैं और उनमें से कोई भी नोट असली नहीं है। फिर मूवी कुछ दिनों बाद शिफ्ट होती है। इधर शिनिची अपनी गाड़ी से मारिको को ड्रॉप करने आया था। मारिको गाड़ी से उतरते वक्त अपने पीछे रखी चीज पर इशारा करके कहती है, हारुयामा इस चीज को जलाना चाहता था, लेकिन अब हारुयामा शहर से बाहर है, इसलिए इसे जलाने का ऑर्डर हारुयामा ने तुम्हें दिया है। ऐसा बोलकर मारिको गाड़ी से उतर जाती है। जब शिनिची पीछे देखता है तो वहाँ एक नॉर्मल सा बैग पड़ा हुआ था। फिर शिनिची उस बैग को लेकर डिस्पोजल फैक्ट्री पहुँचता है। इस फैक्ट्री की आग में अगर कोई इंसान किसी को जलाकर मार डाले तब भी इसकी खबर किसी को कानो कान नहीं होगी। यहाँ बैग डिस्पोज करने से पहले शिनिची इस बैग में रखे सामान को देखने लगता है। देखने पर शिनिची को बैग के अंदर एक खराब वीडियो कैमरा मिलता है, जिसके अंदर एक मेमोरी कार्ड लगी हुई थी। आगे शिनिची कहीं से कैमरा का जुगाड़ करके उस मेमोरी के अंदर की फुटेज देखता है। इस वीडियो में हम हारुयामा और तनाको के फिजिकल होने के साउंड सुन पाती हैं। दरअसल हारुयामा को फिजिकल होते वक्त वीडियो बनाने का शौक था
और इस फुटेज में उसने तनाको की वीडियो बनाई थी। इस वीडियो को देखकर शिनिची बहुत हंसता है क्योंकि उसे हारुयामा का वो राज पता लग गया था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा होगा। फिर हमें रिवील किया जाता है कि जिस रात शिनिची ने हारुयामा को ड्रॉप किया था उस रात उसका मर्सिडीज में तनाको इंतजार कर रही थी। तनाको हिडेयोशी की ही वाइफ है और छिपते छिपाते तनाको का हारुयामा से चक्कर चल रहा है। अगले दिन ही तनाको हारुयामा को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने हस्बैंड हिडेयोशी के घर लौटते ही उसे बता दूंगी कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा उसका है। और हिडेयोशी इतना बेवकूफ है कि वो मेरी इस बात को बगैर कोई सवाल किए मान जाएगा। दोस्तों, इसी के कुछ दिनों बाद ही तनाको ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर हिडेयोशी को दी थी, लेकिन सरप्राइजिंगली हिडेयोशी को शक हो गया था कि तनाको के पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं है। आगे मेडा की शॉप में कुजीरा नाम का एक नया कस्टमर आता है। कुजीरा देखने में किसी गुंडे जैसा लग रहा था। असल में कुजीरा के लिए ही जैंग और जू जैसे गुंडे काम करते थे। यहाँ मेडा कुजीरा को बिठाकर उसके बाल काटने लगता है। बीच में कुजीरा कहता है, तुम्हारे कस्टमर्स में से एक कोई नॉवलिस्ट भी है और उसकी फेवरेट किताब कुछ पीटर पैन करके है। तो मेडा इस बारे में कुछ नहीं कहता और फिर कुजीरा शराफत से पैसे देकर मेडा की दुकान से चला जाता है। अगले ही दिन हम शिनिची के बॉस को देखते हैं। बॉस शिनिची के पास आकर कहता है, जिसका डर था वही हुआ। कल रात मुझे किसी का धमकी भरा कॉल रिसीव हुआ। उसमें सामने वाला आदमी कह रहा था कि जितनी चालें तुम्हें चलनी है तुमने चल ली, अब सारा खेल खत्म होने वाला है। देखो दोस्त, वो फर्जी पैसे तुमने इस्तेमाल किए थे और सिर्फ मेडा की वजह से तुम बच रहे हो, लेकिन मेडा कभी भी टूटकर उन माफियाज को सब बता देगा। इस समय मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल रहा हूँ। बदले में तुम रेजिग्नेशन के ये पैसे रख लो। ऐसा कहकर शिनिची का बॉस घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद शिनिची भी डिसाइड कर लेता है कि वो कुजीरा को सारे पैसे देकर उससे माफी मांग लेगा। तभी रास्ते में शिनिची को जुआना दिखती है। जुआना का इधर भी एक पार्ट टाइम जॉब था जिसके लिए वो इधर से गुजर रही थी। इसे देख शिनिची जुआना को अपने साथ बुलाता है। दरअसल शिनिची अपने साथ उस बार का एड्रेस लाया था जहाँ कुजीरा और उसके लोग कभी कभी आया करते थे। बार में एंटर करते वक्त जुआना शिनिची को बताती है कि असल में इस बार का मालिक हिडेयोशी है जिससे तुम उस रात बात कर रहे थे। तो इस पर शिनिची को यकीन नहीं होता क्योंकि हिडेयोशी दिखने में काफी शरीफ इंसान था। इधर हिडेयोशी के बारे में सुनकर बार की एक कॉल गर्ल मारिया उनकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगती है। मारिया बताती है, हिडेयोशी और कुजीरा अक्सर मिलकर किसी जाली नोट के बारे में बातें किया करते थे। मारिया की बात सुनकर शिनिची समझ जाता है कि कुजीरा से मिलने के लिए मारिया ही उसकी मदद कर सकती है, इसलिए शिनिची जानबूझकर मारिया से दोस्ती करने लगता है। वहीं इन्हें इस तरह बातें करता हुआ देख मारिया की फ्रेंड मिन अंदर ही अंदर से जल रही थी। आगे कुजीरा के बारे में और जानने के लिए शिनिची को मारिया के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। अगले दिन जब शिनिची की आँख होटल में खुलती है तो वो होटल के मॉनिटर में जैंग को देखता है जिसे मारिया की फ्रेंड मिन यहाँ लाई थी। फिर जैसे ही शिनिची होटल से बाहर निकलता है वैसे ही जैंग शिनिची को पकड़कर बहुत धोता है। असल में मारिया जिसके साथ शिनिची कल रात इंटीमेट हुआ था वो जैंग की ही पार्टनर जू की वाइफ थी। शिनिची झूठ बोलते हुए कहता है, हाँ मैं मारिया के साथ कल रात उसके कमरे में था, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मैंने बस उससे रात भर कुजीरा के बारे में बात की थी। मेरे पास कुजीरा के लिए कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए। तो मिन को शिनिची की बातों पर यकीन नहीं होता और मिन कहती है, ऐसा आदमी आखिर फेमस कुजीरा सर के बारे में कैसे जान सकता है। शिनिची कहता है, प्लीज आप लोग एक बार मिस्टर कुजीरा को कॉल कीजिए वरना इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। अगर कुजीरा को पता चला कि आप लोगों ने मुझे कुजीरा से बात करने में रोका है तो कुजीरा आप दोनों को ही मार डालेगा। तो जैंग शिनिची की बात मानकर कुजीरा को कॉल लगाता है। जैंग कुजीरा से बात करने के बाद कहता है, तुम्हें कुजीरा सर ने वो पैसे मुझे देने के लिए कहे हैं ताकि मैं उन्हें लौटा सकूं। इसे सुन शिनिची जल्दी से पैसे लाने जाने लगता है। तभी शिनिची जाते वक्त जैंग को अपनी बुक देखकर कहता है, कुजीरा सर को ये बुक देखकर कहिएगा अब से मैं एक फुल टाइम राइटर हूँ, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं। जैंग कहता है, कुजीरा ने तुमसे एक और बात कही थी कि क्या दो उड़ते हुए पक्षी अब भी बैग में है। तो इस बात को ये दोनों ही नहीं समझ पाती और अब जैंग पैसों का बैग लेकर चला जाता है। उनके जाते ही शिनिची को किसी लेडी का कॉल आता है। सामने वाली लेडी कॉल पर कहती है, मेडा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, सुना है कि तुम किसी जॉब की तलाश में हो। शिनिची कहता है, हाँ। लेडी कहती है, फिर तुम जल्दी से मेडा के बार पर शॉप में आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ।
शिनिची प्रेजेंट में कहता है। फिर हमारी कहानी का हीरो मेडा की शॉप में पहुंचता है। शॉप में मेडा हीरो को कॉल वाली लेडी से इंट्रोड्यूस कराती है। लेडी का नाम कनाको था, जो कॉन्जी टाउन में एक बार की मालकिन थी। फिर शिनिची को कनाको के बार में एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है और शिनिची वहाँ खुश रहने लगता है। इस कहानी को सुन रैन कहती है, हम अभी जिस बार में है वो कॉन्जी टाउन में है और इस बार की मालकिन का नाम भी कनाको सान है। शिनिची कहता है, लेकिन कहानी फिक्शनल है। तो अब रैन को शक हो गया था कि शिनिची उसे जो कहानी सुना रहा है वो असल में कहीं पर घटी है। अगले दिन से रैन उन जगहों में जाना शुरू कर देती है जहाँ की डिटेल्स बुक में लिखी थी। रैन देखती है कि कहानी में बताया मेडा का शॉप असल में हुआ करता था, लेकिन फिलहाल उसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद रैन एक रेस्टोरेंट में होती है। ये वही रेस्टोरेंट थी जहाँ पर कहानी का हीरो शिनिची और हिडेयोशी पहली बार मिले थे और उन्हें जोआना नाम की वेट्रेस ने कॉफी सर्व की थी। तभी रैन के पास एक वेट्रेस आती है। कहानी की तरह इस वेट्रेस का नाम उसके बैच में जोआना लिखा हुआ था। इसे देख रैन काफी हैरान होती है और अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि शिनिची की लिखी गई कहानी रियल लाइफ पर आधारित है। रास्ते में रैन को किसी फाउंडेशन का स्टाफ मिला था। ये स्टाफ काफी समय से शिनिची से मिलना चाहता था। स्टाफ शिनिची को एक लिफाफा दिखाता है। इस लिफाफे में एक फाइल थी जिसमें शिनिची के नाम से 30 मिलियन येन का डोनेशन रिसिप्ट था। स्टाफ कहता है कि आपने किसी एजेंट के जरिए इतना सारा पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट करवाया है। इन पैसों के जरिए हम कई लोगों की मदद कर सकेंगे। शिनिची कहता है, क्या पूरे के पूरे 30 मिलियन येन बैंक ने रख लिए और उन्हें उन नोटों पर कोई शक भी नहीं हुआ? स्टाफ कहता है, बिल्कुल नहीं। वैसे आपने जो डोनेट किया है वो रकम काफी ज्यादा है। इसकी रिपोर्ट मुझे कुजीरा सर को देनी होगी। इसे सुन शिनिची हैरान होकर कहता है, कुजीरा का आपके फाउंडेशन से क्या लेना देना? स्टाफ कहता है, दरअसल कुजीरा सर साइड से फाउंडेशन भी चलाते हैं और असल में ये डोनेशन आपके नाम से कुजीरा सर ने ही करवाया था। असल में कुजीरा सर को पैसे रखना बिल्कुल पसंद नहीं। वे मानते हैं कि सभी मुसीबत की जड़ ये पैसा ही है। तो इसे सुन शिनिची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और शिनिची को सारा खेल समझ आने लगता है। शिनिची कहता है, वो 30 मिलियन येन असली थे और उनमें से 30,000 येन के नोट जो अलग से रखे हुए थे सिर्फ वही फर्जी थे। उन्हीं 30,000 येन में से एक नोट मैंने मेडा को बाल काटने के बदले दिए थे। उस एक नोट को देने के बाद मेरे पास सिर्फ 2 जाली नोट बचे हुए थे। उन 2 नोट्स को मशीन में डालने की वजह से मुझे लगा कि बैग में पड़े सारे पैसे नकली हैं। ये सब कहते हुए शिनिची हंसने लगता है। शिनिची को समझ आ गया था कि जिन 2 उड़ते हुए परिंदों की बात कुजीरा फोन में कर रहा था वो परिंदे बैग में रखे वही 2 जाली नोट थे। रैन कहती है, इसका मतलब वो सारे 30 मिलियन येन असली थे जिन्हें तुमने गवा दिए। शिनिची कहता है, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं, कम से कम मेरा कुजीरा से तो पीछा छूटा। तब बार की मालकिन कनाको कहती है, अब भी तुम कुजीरा के चक्कर में पड़ सकती हो क्योंकि तुमने जो कहानी लिखी है उसमें कुजीरा और उन 30 मिलियन येन का भी जिक्र है। रैन कहती है, तुम्हें कुजीरा और उन नकली नोटों के बारे में नहीं लिखना चाहिए था। शिनिची कहता है, मैं उस बारे में लिखना भी नहीं चाहता था। रैन कहती है, फिर तुम किस बारे में लिखना चाहती थी? शिनिची कहता है, मैं बस हिडेयोशी के बारे में लिखना चाहता था जिसकी पूरी फैमिली एक रात में गायब हो गई और बस इस स्टोरी को लिखने के चक्कर में मैंने वो सारी स्टोरी लिखी जिनका कनेक्शन उनके साथ था, या यूं कहो मैंने वो सब लिखा जो भी मैं जानता था। रैन कहती है, जाली नोट और हिडेयोशी की फैमिली के गुम होने के पीछे तुम्हें ऐसा क्या कनेक्शन दिखा जो तुमने उसके बारे में लिखा? शिनिची कहता है, तुम्हें कहानी में कुछ अजीब नहीं लगा जैसे मिस्टर टोमोडाशी ने उस बैग में 30 मिलियन येन के साथ 30,000 येन अलग से क्यों रखे और आखिर उन पैसों के बैग के अंदर पीटर पैन की बुक क्या कर रही थी? वहीं मुझे मिलने से पहले हिडेयोशी को उसी दिन 3 लोगों के कॉल्स आए थे। उनमें से सबसे पहले थी हिडेयोशी की क्लाइंट सानो, जिसने हिडेयोशी से फोन पर 30,000 येन मांगे थे। रास्ते में चलते वक्त हिडेयोशी को उसका दूसरा कॉल आया। ये कॉल कुजीरा का था। कुजीरा कॉल पर बता रहा था कि मेरे पास 30,000 के नकली नोट्स हैं जिन्हें मैं शाम तक एक बॉक्स में तुम्हारे पास भिजवाऊंगा, लेकिन संभल कर वो नकली नोट किसी दूसरे के हाथ नहीं लगने चाहिए। पर उसी शाम सानो पैसे लेने के लिए बार में आई और सानो ने हिडेयोशी का वही बॉक्स खोलकर उसमें से 30,000 येन निकाल लिए। यही 30,000 येन असल में नकली थे। इन येन को सानो ने अपने बॉयफ्रेंड जैक को देने के लिए मांगे थे। हालांकि सानो को कोई आइडिया नहीं था कि जैक इन पैसों से क्या करेगा। आगे जैक ने उन्हीं पैसों को देखकर एक कॉल गर्ल हायर की। ये कॉल गर्ल भी और कोई नहीं बल्कि कॉन्सिडेंटली मारिको थी। अब वो 30,000 के नकली नोट्स मारिको के पास आ चुके थे और मारिको को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर रात को मारिको ने शिनिची की बुक लेकर उसके अंदर वही 30,000 येन डाल दिए और उस बुक को वापस गाड़ी में रख दिया।
इन पैसों के बदले शिनिची को हारुयामा को लिफ्ट देनी थी। हारुयामा को छोड़ने के बाद जब शिनिची अपनी अगली क्लाइंट रीटा और उसके बच्चे को लेने गया, तब गाड़ी में बैठते वक्त रीटा की बड़ी बेटी को गाड़ी में पीटर पैन की वो बुक दिखी। फिर जब रीटा और उसकी बच्चियां गाड़ी से उतरकर ऑफिस जा रही थी, तभी रीटा ने अपनी बेटी के हाथ में पीटर पैन की बुक नोटिस कर ली और जब रीटा ने वो बुक खोलकर देखा तो उसमें मारिको द्वारा रखे वही 30,000 येन थे। इसे वापस करने के लिए रीटा बाहर गई, लेकिन तब तक शिनिची वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल चुका था। शिनिची की उस शहर में मिस्टर टोमोडाशी से अच्छी जान पहचान थी, इसलिए रीटा ने वो पैसे टोमोडाशी को दे दिए ताकि टोमोडाशी इसे शिनिची को वापस कर सके। लेकिन टोमोडाशी ने कुछ और ही सोच रखा था। टोमोडाशी के दिमाग में था कि वो बैग में रखे पैसों के साथ ही ये पैसे भी शिनिची को दे देगा, क्योंकि शिनिची के अलावा उनका कोई नहीं था। शिनिची बताता है कि बैग में रखा बाकी पैसा असल में मिस्टर टोमोडाशी की वाइफ का इंश्योरेंस मनी था, जिसके बारे में टोमोडाशी ने मुझे एक बार बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इंश्योरेंस का पैसा इतना ज्यादा होगा। शिनिची कहानी जारी रखते हुए कहता है, फिर रात तक कुजीरा को पता चल गया कि उसके नकली नोट्स बॉक्स से फरार हो चुके हैं, इसलिए कुजीरा ने उस रात हिडेयोशी को बार में मिलने बुलाया। हिडेयोशी से एक गलती हो गई थी। दरअसल हिडेयोशी को मिस्टर कुजीरा के कॉल के बाद बार में होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वो अपनी वाइफ से मिलने चला गया। इसके लिए हिडेयोशी कुजीरा से माफी मांगता है। कुजीरा कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे साथ फिर धोखा किया। हिडेयोशी कहता है, हाँ, वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। कुजीरा कहता है, उस बेचारी को अभी तक नहीं पता कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। देखो हिडेयोशी, जो मेरे नकली नोट्स गायब हुए हैं उनका दोषी मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारी वाइफ को मानता हूँ। उसे हमें किसी भी तरह से मार डालना चाहिए। हिडेयोशी कहता है, मेरी 5 साल की बेटी अकाने है, उसे इस उम्र में उसकी मदर की जरूरत है। कुजीरा कहता है, पहली बात, अकाने तुम्हारी बेटी नहीं है। तुमसे शादी होने से पहले ही तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी और अपनी इसी प्रेगनेंसी को छिपाने के लिए उसने तुम्हारा इस्तेमाल करके तुमसे शादी की। तब हिडेयोशी कहता है, तब भी मैं अपनी वाइफ से नाराज नहीं हूँ। मुझे पता है कि वह मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो इसे सुन कुजीरा को गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर कुजीरा के साथी आकर बताते हैं, हमने उस आदमी का नाम और एड्रेस पता कर लिया है जिसे सानो ने नकली नोट्स दिए थे। उस आदमी ने बताया कि उसने वो पैसे मारिको नाम की एक कॉल गर्ल को दे रखे हैं। साथ ही हमने हिडेयोशी की वाइफ के बारे में भी पता किया। हिडेयोशी की वाइफ इस वक्त एक दूसरे आदमी हारुयामा के साथ है। दोस्तों, ये वही दिन था जिस दिन शिनिची हारुयामा को रेड मर्सिडीज के पास छोड़कर आया था। उस वक्त शिनिची के वैन के पीछे ही कुजीरा की गाड़ी खड़ी थी। शिनिची के जाने के बाद कुजीरा के लोगों ने हारुयामा को बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू किया। ये सब गाड़ी के अंदर से देखकर तनाको बहुत डरी हुई थी। तनाको को कुजीरा बताता है कि तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड और अपनी 5 साल की बच्ची को भी खोना पड़ेगा। हम तुम सभी को मारकर डिस्पोजल फैक्ट्री में जला देंगे और लोगों को लगेगा कि तुम सभी गायब हो गए। इधर हम देखते हैं कि हिडेयोशी कुजीरा के लोगों से हारुयामा को और मारने से मना कर रहा था। इसके लिए कुजीरा के लोग उल्टा हिडेयोशी को ही मारने लगती हैं और हिडेयोशी ना चाहते हुए भी उन सब की मौत देखने पर मजबूर हो जाता है। प्रेजेंट में ये सारी कहानी फैक्ट्स को मिलाकर शिनिची लिख रहा था, मतलब ये सारी शिनिची की थ्योरी थी। फिर फ्लैशबैक के सीन में हमें रिवील किया जाता है कि उस न्यूज़पेपर में शिनिची ने हिडेयोशी और उसके फैमिली के गुम होने की खबर पढ़ी थी। खबर पढ़कर जब हिडेयोशी फिर से रेस्टोरेंट में गया था तो उसे वहां अब की बार कोई नहीं दिखा। आगे जब शिनिची इस कहानी को लिखने बैठता है तो उसे कहानी की एंडिंग सेटिस्फाई नहीं लगती, क्योंकि इस कहानी में हिडेयोशी की पूरी फैमिली मारी गई थी। इसलिए शिनिची कहानी की एंडिंग बदल देता है और उसमें ऐसा दिखाते हैं कि जब कुजीरा के लोग हिडेयोशी की फैमिली और उसके बॉयफ्रेंड को खत्म कर देती हैं, तब उनकी लाश को डिस्पोज करने खुद हिडेयोशी जाता है, क्योंकि अपनी धोखेबाज वाइफ को सजा देने का प्लान खुद हिडेयोशी का था और इसमें कुजीरा ने उसका साथ दिया था। अब अपनी फैमिली की लाश लेकर हिडेयोशी डिस्पोजल फैक्ट्री की तरफ चला जाता है और कहानी यहीं एंड हो जाती है। फिर मूवी कुछ साल आगे बढ़ती है और अब तक शिनिची की लिखी हुई बुक पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन शिनिची को अब भी एक बात खाई जा रही थी। शिनिची रैन से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि हिडेयोशी कभी उस राइटर से मिलने आएगा जो उसके साथ बस एक रात रेस्टोरेंट की टेबल में बैठा था? रैन कहती है, शायद हिडेयोशी राइटर को उसी की पीटर पैन वाली बुक देने वापस आ सकता है। तभी वहाँ पर कनाको आकर एक पार्सल देती है और कहती है, बाहर खड़े कस्टमर ने इसे तुम्हारे लिए भेजा है। उसने ये भी कहा है कि इसे बस तुम ही समझ सकते हो। तो शिनिची उस पार्सल को खोलकर देखता है और एकदम से शॉक होकर बाहर चला जाता है। असल में ये पार्सल पीटर पैन की बुक थी। इसे देख शिनिची समझ गया था कि हिडेयोशी यहीं कहीं है। तभी बाहर जाते ही शिनिची को अपने सामने ही हिडेयोशी दिखता है। इसे देख शिनिची समझ जाता है कि उसकी थ्योरी सही थी और असल में हिडेयोशी की वाइफ का मर्डर उसके सामने जबरदस्ती नहीं करवाया गया था, बल्कि अपनी वाइफ को मारने के पीछे पूरी तरह से हिडेयोशी का ही हाथ था।
और इतना दिखाते ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ।